हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो दोस्तों? आशा रखता हूं आप सुरक्षित होंगे। आज हम देखेंगे आरबीआई मास्टर डायरेक्शन ऑन इंपोर्ट्स। अगर आपको विदेश से कोई भी माल इंपोर्ट करना है तो इसके लिए आपको कैसे इंपोर्ट होगा, वो आपको कस्टम एक्ट और कितना इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा वो कस्टम टैरिफ एक्ट बताएगा, और उसमें आईजीएसटी कितना लगेगा वो आपको जीएसटी एक्ट बताएगा। लेकिन उसके लिए आपको जो पेमेंट करना पड़ेगा वो कौन सी करेंसी में करना पड़ेगा, कितने महीनों में करना पड़ेगा, या फिर कैसे करना पड़ेगा बैंक के थ्रू, पेटीएम के थ्रू या पेपल के थ्रू, वो आपको आरबीआई का मास्टर डायरेक्शन ऑन इंपोर्ट्स बताएगा। इससे पहले दोस्तों, मेरा नाम है कल्ब शाह, मेरी कंपनी का नाम है कल्ब शाह लीगल सहायता .com। छोड़िए लीगल चिंता, अपनाइए आपका अपना टैक्स कंप्लायंस पार्टनर कल्ब शाह लीगल सहायता .com, जिसमें आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रिटर्न, जीएसटी रिफंड, एक्सपोर्ट विद पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी का रिफंड, यानी कि एलयूटी बॉन्ड से अगर आपने एक्सपोर्ट किया है तो आपको एक्सपोर्ट का रिफंड दिलवाएंगे। उसके अलावा इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स प्लानिंग, इनकम टैक्स नोटिस रिप्लाई, जीएसटी रिलेटेड कंप्लायंसेस, जीएसटी में टैक्स का रिलेटेड जो कंप्लायंस है वो हम करके देंगे। उसके अलावा अगर आपको कोई फूड लाइसेंस लेना है, आपको कोई ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराना है, रिटर्न्स भरने हैं, पीएफ रिटर्न, ईएसआई रिटर्न, आईटी रिटर्न के लिए आप हमारी सेवाएं ले सकते हो। फूड लाइसेंस, फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड रिलेटेड कंप्लायंस, डीजीएफटी रिलेटेड कंप्लायंस के लिए आप हमारा कॉल कर सकते हो। तो छोड़िए लीगल चिंता, अपनाइए आपका अपना लीगल साथी कल्ब शाह लीगल सहायता .com, जिसके लिए आपको कॉल या व्हाट्सएप करना है 8000282509 9106359201, जिसके अंदर हम आपको ये सारी सेवाओं का बेनिफिट दिलवाएंगे। आपको सिर्फ बिजनेस पे फोकस करना है, लीगल चिंता है, लीगल टैक्स कंप्लायंस हम पे छोड़ देनी है। हमारा एक ही मोटो है दोस्तों, छोड़िए लीगल चिंता, अपनाइए आपका अपना लीगल टैक्स कंप्लायंस पार्टनर कल्ब शाह लीगल सहायता .com। वेबसाइट का नाम है www.legalsahayata.com। और अगर आपने हमारी चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों अभी लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। डायरेक्टली मुद्दे पे आ जाते हैं। उससे पहले हमारी जो सेवा है उसका एक मैं पीपीटी आपको दिखा देता हूँ। जीएसटी रिलेटेड कंप्लायंसेस, इनकम टैक्स रिलेटेड कंप्लायंसेस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड गाइडेंस, एक्जिम प्रोसीजर एज वेल एज गाइडेंस, फेमा रिलेटेड गाइडेंस, वैल्यूएशन रिलेटेड गाइडेंस, मर्चेंट एक्सपोर्ट बायर फाइंडिंग, सेलर फाइंडिंग, पीएफ, ईएसआई, फूड लाइसेंस, आरसीएमसी अप्लाई करना, डीजीएफटी का ईपीसीजी वगैरह लाइसेंस अप्लाई करना। और आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें आ जाते हैं आरबीआई मास्टर डायरेक्शन ऑन इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो हर बार कई बार जो अपडेट भी होता रहता है। आपको गूगल में लिखना है आरबीआई मास्टर डायरेक्शन ऑन इंपोर्ट्स, आरबीआई मास्टर डायरेक्शन ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे आपको मास्टर डायरेक्शन मिल जाएगा जो करीबन 38 पेजेस का होगा। वो 799 KB का है, और उस पीडीएफ को यहाँ पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो। और आरबीआई इंपोर्ट के रिलेटेड कैसे पेमेंट कर रहा है उसकी माहिती आपको इसमें बताता है। 38 पेज वही मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया है, हम देखते हैं दोस्तों। और हर एक पॉइंट को मैंने इस तरह से प्रिंट आउट में भी उसका नोट डाउन करके रखा है, आपको कौन से मुद्दे खास ध्यान रखने हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले क्या कहता है आरबीआई का मास्टर डायरेक्शन, इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज into India is being allowed in terms of section 5 of Foreign Exchange Management Act, read with notification so and so। फेमा का 5 नंबर का सेक्शन, और ये जीएसआर 381 डेटेड, वो भी हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं जीएसआर क्या कहता है। ये रहा आपका जीएसआर जो है फेमा करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल्स, जिसको भी हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमारा जो फोकस है आरबीआई मास्टर डायरेक्शन ऑन इंपोर्ट्स। ठीक है, दिस रेगुलेशंस आर अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू इनकॉर्पोरेट द चेंजेस इन द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क विद
within the colors of regulation, RBI also issues direction to authorized person under section 11. This direction lay down the modalities as how foreign exchange. ठीक है, वो एडी बैंक्स को RBI डायरेक्शंस देती रहती है. अब यहाँ पे ये है इंडेक्स उसका मास्टर डायरेक्शन का. सेक्शन 1 इंट्रोडक्शन, सेक्शन 2 जनरल गाइडेंस फॉर इंपोर्ट्स और सेक्शन 3 है वो है ऑपरेशनल गाइडेंस फॉर इंपोर्ट्स. तो इस तरह से बटा हुआ है पूरा मास्टर डायरेक्शन. तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में आ जाते हैं. अब कौन सी चीज इंपोर्ट होगी या नहीं होगी वो ना आपको कस्टम्स एक्ट बताएगा ना जीएसटी बताएगा, वो आपको बताएगा डीजीएफटी का फॉरेन ट्रेड पॉलिसी. फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में आज आप देखेंगे आज 15 मई हो गई और कल ही जो डीजीएफटी है उन्होंने जारी किया है एक नोटिफिकेशन जिसमें गेहूं यानी व्हीट का एक्सपोर्ट बार कर दिया है, बैन कर दिया है. ठीक है, तो क्या एक्सपोर्ट होगा या नहीं होगा उसके लिए आपको डीजीएफटी का फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का सर्कुलर देखना पड़ेगा. वो भी मैं आपको बता देता हूं. उसके लिए आपको dgft.gov.in में जाना है. dgft.gov.in पे यहां पे आप रेगुलेटरी अपडेट्स में जाएंगे और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंट में जाएंगे. उसमें फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड प्रोसीजर और नोटिफिकेशन और पब्लिक नोटिस, इसमें आपको नोटिफिकेशंस में मिल जाएगा कि क्या देखो यहाँ पे लिखा है अमेंडमेंट इन पॉलिसी ऑफ व्हीट. जो फ्रीली ट्रेडेड था उसको प्रोहिबिटेड कर दिया, यानी कि यहाँ पे फूड सेफ्टी के लिए इंडिया के लोग भूखे ना मर जाए इसके लिए गेहूं को एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया. इंडिया में भूखमरी ना फैल जाए इसलिए, स्टारवेशन ना फैल जाए इसलिए. तो दोस्तों आरबीआई मास्टर डायरेक्शन पे आते हैं. ये तो मैं आपको बीच बीच में थोड़ा बहुत मार्गदर्शन देता रहूंगा क्या इंपोर्ट क्या एक्सपोर्ट होता है. और इसके लिए मैंने अलग से वीडियो भी बनाया है कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या कहती है इंपोर्ट के लिए. ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए. कल्ब शाह मेरा नाम है, हमारे चैनल का नाम है कल्ब शाह जीएसटी क्लासेस. देखो यहाँ पे आप देख सकते हो आरबीआई मास्टर डायरेक्शन ऑन एक्सपोर्ट. अभी हमारा जो वीडियो मैं आपसे जो जुड़ रहा हूँ वो है इंपोर्ट रिलेटेड. यहाँ पे एक्सपोर्ट पॉलिसी फिर इंपोर्ट पॉलिसी भी मैंने यहाँ पे चर्चा कर रही है. फ्री इंपोर्ट, रिस्ट्रिक्टेड इंपोर्ट एंड प्रोहिबिटेड इंपोर्ट वो सब्जेक्ट टू आरबीआई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रहता है. यहाँ पे आपको फॉरेन ट्रेड पॉलिसी देखनी पड़ेगी. अब हम डायरेक्टली मुद्दे पे आते हैं. AD category 1 bank should follow normal banking procedure and adhere to the provisions of uniform customs and practices for documentary credits etc. while opening letter of credit for import into India on behalf of their constituents. यानी कि अगर आप लेटर ऑफ क्रेडिट से इंपोर्ट करते हो तो एडी बैंक जो है UCPDC ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है. वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन जो इश्यू करती है UCPDC वो बार बार अपडेट भी होता रहता है. तो लेटर ऑफ क्रेडिट की टर्म्स एंड कंडीशन UCPDC से आपको देखनी है. उसके अलावा हम देखेंगे कंप्लायंस विद प्रोविजंस ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेस एक्ट मे बी एंश्योर्ड फॉर इंपोर्ट ऑफ ड्राइंग्स एंड डिजाइन. अगर आप ड्राइंग्स एंड डिजाइन इंपोर्ट कर रहे हो तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेस एक्ट का पालन करना पड़ेगा. एडी कैटेगरी 1 बैंक्स में ऑल्सो एडवाइस इंपोर्टर टू एंश्योर कंप्लायंस विद प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट वेयर एवर एप्लीकेबल. यानी कि इनकम टैक्स को भी मद्देनजर रखते हुए आप इंपोर्ट कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि आप इनकम टैक्स एक्ट या जीएसटी एक्ट या कस्टम एक्ट कोई भी एक्ट को आप इग्नोर नहीं मार सकते हो. एनी रेफरेंस टू द रिजर्व बैंक शुड बी फर्स्ट मेड टू द रीजनल बैंक. अगर कहीं पे भी पूरे मास्टर डायरेक्शन में लिखा है कि आप आरबीआई का संपर्क करें तो आपको पहले आपकी रीजनल ऑफिस का कांटेक्ट करना है आरबीआई की. जैसे गुजरात की रीजनल ऑफिस अहमदाबाद में है तो अहमदाबाद में मुझे कांटेक्ट करना है. उसके बाद अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आता है तो आप आरबीआई की जो सेंट्रल ऑफिस है वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हो जो मुंबई में है. फर्स्ट मेड टू द रीजनल ऑफिस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट. उसमें भी आपके रीजनल ऑफिस के एफईडी डिपार्टमेंट में जाना है. एफईडी फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट सिचुएटेड इन द jurisdiction when the applicant person reside or form company functions unless otherwise indicated. If for any particular reason they decide to deal with a different office of the foreign exchange, they may approach the regional office of its jurisdiction for necessary. अगर आपकी रीजनल ऑफिस अहमदाबाद है और आपको बॉम्बे से डील करवाना है तो पहले रीजनल ऑफिस अहमदाबाद की परमिशन लेनी पड़ेगी. ये बहुत ही जनरल सी बात है. हालांकि इंपोर्ट के रिलेटेड इसमें कुछ लिखा नहीं है लेकिन जनरल गाइडलाइंस यहाँ से शुरू होती है. ठीक है दोस्तों, तो जनरल गाइडलाइंस को देखते हैं. मैं साथ साथ इसमें जो प्रिंट आउट में नोट्स का लिखी हुई है वो भी मैं आपको दिखाता रहूंगा.
दूसरा है रूल्स एंड रेगुलेशंस टू बी फॉलोड बाय द एडी कैटेगरी 1 बैंक फ्रॉम द फॉरेन एक्सचेंज एंगल वाइल अंडरटेकिंग इंपोर्ट पेमेंट ट्रांजेक्शन ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट्स। क्लाइंट यानी कि आपके जो बैंक अकाउंट होल्डर्स है, करंट अकाउंट होल्डर्स जो इंपोर्ट करते हैं ज़्यादातर बिजनेसमैन। वेयर स्पेसिफिक रेगुलेशन डू नॉट एग्जिस्ट, एडी कैटेगरी 1 बैंक्स में बी गवर्न बाय नॉर्मल ट्रेड प्रैक्टिसेस। अगर कुछ भी कोई रेगुलेशन नहीं है कोई मुद्दे पे, तो नॉर्मल ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या है वो देखा जाएगा, बिजनेस में क्या चलता है। एडी कैटेगरी बैंक्स में पर्टिकुलरली नोट डाउन टू अडहेयर केवाईसी गाइडलाइन इश्यूड बाय आरबीआई डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग इन रेगुलेशन इन ऑल देयर डीलिंग्स। यानी कि आपकी केवाईसी हमेशा ही एक्सपोर्ट हो, इंपोर्ट हो, या इवन नॉर्मल में भी एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट में भी वो बार बार कॉल करके आपकी केवाईसी के लिए इंसिस्ट करते हैं। रेमिटेंसेस फॉर इंपोर्ट पेमेंट, अब यहां से शुरू होता है आपका मास्टर डायरेक्शन जो इंपोर्ट रिलेटेड बातें करता है। रेमिटेंसेस फॉर इंपोर्ट पेमेंट, एडी कैटेगरी 1 बैंक्स में अलाउ रेमिटेंस फॉर मेकिंग payment for import into India after ensuring that all the requisite details are made available by the importer and the remittance is for bona fide trade transaction as per applicable laws in force। यानी कि कहना क्या चाहते हैं कि पूरे डिटेल्स आपसे मांगेगा, आप क्या इंपोर्ट कर रहे हो, कौन से देश से कर रहे हो, सारी माहिती मांगेगा। उसके बाद ही आपको इंपोर्ट के लिए पेमेंट आपके बिहाफ पे वो बैंक रिलीज करेगा। और दूसरी बात, आपका जो ट्रांजेक्शन है वो बोनाफाइड यानी कि गुड्स कमिंग इनटू इंडिया, इंडिया में कुछ गुड्स आप जितना डॉलर पेमेंट भेज रहे हो, से फॉर एग्जांपल $1 लाख का पेमेंट भेज रहे हो इंडिया से, तो $1 लाख का गुड्स भी इंडिया में आने चाहिए। आप सिर्फ हवाला एंट्री कर रहे हो, सिर्फ बुक एंट्री कर रहे हो और गुड्स मंगा रहे हो $10,000 का और पेमेंट कर रहे हो $1 लाख का, तो वो आप कुछ इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हो, तो वो अलाउड नहीं है। तो ट्रांजेक्शन क्या होना चाहिए, बोनाफाइड जेन्युइन होना चाहिए। फिर इंपोर्ट लाइसेंसेस, और कुछ चीजों में आपको इंपोर्ट लाइसेंसेस लेना पड़ता है, या तो फिर आपको गवर्नमेंट इंपोर्ट लाइसेंस देती है। किस चीज के लिए देती है, फॉर एग्जांपल अगर आपको मशीनरी इंपोर्ट करनी है और मशीनरी पे आपको कोई इंपोर्ट ड्यूटी पे नहीं करनी है, क्योंकि उस मशीनरी से आप दूसरे गुड्स बनाएंगे और उसको एक्सपोर्ट करेंगे और एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल करेंगे, जितनी इंपोर्ट ड्यूटी बचाएंगे उससे 6 गुना एक्सपोर्ट करेंगे, तो उसके लिए आपको इंपोर्ट लाइसेंस मिलता है। उसे ईपीजीसी या एडवांस ऑथराइजेशन रॉ मटेरियल के लिए होता है, मशीनरी के लिए ईपीसीजी होता है। तो इंपोर्ट लाइसेंस की बात कर रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर द गुड्स इंक्लूडेड इन द नेगेटिव लिस्ट विच रिक्वायर लाइसेंस अंडर द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इन फोर्स, एडी कैटेगरी 1 बैंक्स में फ्रीली ओपन लेटर ऑफ क्रेडिट एंड अलाउ रेमिटेंसेस फॉर इंपोर्ट। यानी कि ये बात मैंने ईपीसीजी की बताई, उसके अलावा 3 प्रकार के गुड होते हैं, रिस्ट्रिक्टेड गुड, प्रोहिबिटेड गुड्स और फ्रीली ट्रेडेड गुड्स। तो अगर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में लिखा है कि ये फ्रीली ट्रेडेड गुड्स है, यहां पे आप फॉरेन ट्रेड पॉलिसी दे सकते, गूगल में लिखना है ITCHS बेस इंपोर्ट पॉलिसी, ITCHS पॉलिसी, ITCHS DGFT में मिल जाएगा, गूगल में लिखेंगे ITCHS बेस्ड पॉलिसी। तो डीजीएफटी की मेन वेबसाइट पे जाइएगा, गलती से मैं ये ORG पे चला गया, बहुत सारी ORG वेबसाइट होती है, लेकिन यहाँ पे मेन पॉलिसी ITCHS बेस्ड इंपोर्ट पॉलिसी। यहाँ पे कोई भी आप जो आपका चैप्टर है, टोटल 98 चैप्टर में कस्टम्स डिपार्टमेंट ने सारी प्रोडक्ट्स को बांट दिया। ये शुगर है तो मैं इंपोर्ट का PDF डाउनलोड करूंगा और उसका पढ़ूंगा कि ये इंपोर्ट फ्रीली ट्रेडेड है, रिस्ट्रिक्टेड है या प्रोहिबिटेड है। अगर यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड लिखा हुआ है तो मुझे डीजीएफटी की वेबसाइट पे जाना होगा, फिर इंपोर्ट मैनेजमेंट में जाके मुझे उसका इंपोर्ट लाइसेंस अप्लाई करना होगा। यहाँ सर्विसेज में जाऊंगा, इंपोर्ट मैनेजमेंट में जाऊंगा, इंपोर्ट ऑथोराइज फॉर रिस्ट्रिक्टेड इंपोर्ट। से फॉर एग्जांपल आपको कोई ड्रोन कैमरा इंपोर्ट करना है, अगर आपका शादियों में शूटिंग करने का धंधा है और आप ड्रोन कैमरा इंपोर्ट कर रहे हो, तो आपको वहां जाके अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आप इंपोर्ट कर पाओगे। तो आरबीआई भी यही बोलता है कि आपका इंपोर्ट क्या रहेगा, डीजीएफटी की जो ITCHS बेस्ड इंपोर्ट पॉलिसी है उसके सब्जेक्ट टू रहेगा। what you can import or what you cannot import will be subject to ITC based import export policy। हर एक चैप्टर का यहाँ पे आप देख सकते हो, पूरे दुनिया की जितनी भी प्रोडक्ट्स है ना, उसको कस्टम्स डिपार्टमेंट ने 98 डिपार्टमेंट में यानी कि 98 चैप्टर में बांट दिया है। यहाँ पे जो चैप्टर वाइज इंपोर्ट ड्यूटी भी आप देखना चाहोगे ना, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। कस्टम्स टैरिफ जाएंगे, उसमें आपको कस्टम टैरिफ में 839 पेज की एक फाइल मिल जाएगी। आपको गूगल में लिखना है कस्टम्स टैरिफ CBIC, कस्टम्स टैरिफ CBIC। टैरिफ यानी रेट, जैसे आपको एयरटेल का टैरिफ चेंज हो गया, एयरटेल ने टैरिफ बढ़ा दिया, तो ये टैरिफ यानी कि कितना इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा, उसे टैरिफ कहते हैं। सो सिंपल।
तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे टैरिफ एज ऑन 1/1/2022 पे क्लिक नहीं करना है, यहाँ पे वो अमेंड हो चुका है। तो सीबीआईसी की वेबसाइट पे आप जाएंगे, वहां पे कस्टम्स में जाएंगे, वहां पे टैरिफ मिलेगा आपको, वहां पे टैरिफ विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/5/2022। यहाँ पे कितना इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा वो आपको इंपोर्ट टैरिफ में मिलेगा। इस पीडीएफ में आप क्लिक करोगे तो जो 839 पेज की मैंने पीडीएफ खोली, कस्टम्स टैरिफ एज ऑन 1/5/2022, आज हुई है 15/5/2022, 15 दिन पहले आया हुआ टैरिफ है। और हर एक चैप्टर को कस्टम्स डिपार्टमेंट ने 98 चैप्टर में बांट दिया है। चैप्टर के आगे लिखी हुई चैप्टर नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये चैप्टर 16 है, सॉरी ये चैप्टर मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, हम पढ़ते हैं चैप्टर 30 जो है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। तो उसमें कौन सी प्रोडक्ट कवर होगी या कवर नहीं होगी इस चैप्टर में, और उसका एचएसएन कोड 30 से शुरू होगा। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, सारी दवाइयों का एचएसएन कोड 30 से शुरू होगा, और उसके चैप्टर के शुरुआत में चैप्टर नोट्स लिखी होती है। जिगर भाई मेरे पास जिगर भाई बैठे हुए मेरे ब्रदर है, तो वो मेरे साथ एक एज अ ऑडियंस बैठा हुए है, जिगर शाह उनका नाम है, तो मैं उनका खास आभारी हूं, क्योंकि एक बंदा कोई ऑडियंस रहता है लाइव, ये रिकॉर्डिंग कर रहा हो तो कोई मजा आता है, बराबर ना जिगर भाई। तो फूड्स देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इस चैप्टर में क्या कवर नहीं है, फूड्स और बेवरेज सच एज डायबिटिक फूड टॉनिक बेवरेज, यानी कि न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट फार्मा में इंक्लूडेड नहीं है। अदर देन न्यूट्रिशनल प्रिपरेशन फॉर इंट्रावेनियस, आप इंजेक्शन देते हो ना न्यूट्रिशन के लिए, तो वो इसमें है। बाकी टॉनिक फूड सप्लीमेंट्स वो फार्मा नहीं है, वो दवाई नहीं है सर जी। प्रोडक्ट सजेस्ट टैबलेट, च्युइंगम और पैचेस कंटेनिंग निकोटिन एंड इंटेंडेड टू असिस्ट टोबैको यूज सेसेशन, टोबैको छुड़ाने के लिए कुछ भी टैबलेट्स वगैरह देते हैं ना, वो इस चैप्टर में इंक्लूडेड नहीं है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा जितने भी लोग इस संसार में टोबैको वगैरह का व्यसन कर चुके हैं या कर रहे हैं, वो सारा व्यसन छोड़ दे, क्योंकि उनके ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। प्लास्टर स्पेशली कल्साइन और फाइनली ग्राउंड, ठीक है, वो चैप्टर नोट्स है, मैं तो यहाँ पे आपको बता रहा था। देखो मैं आरबीआई का मास्टर डायरेक्शन चर्चा कर रहा हूँ, लेकिन चर्चा करते करते कुछ कस्टम्स की बातें, कुछ डीजीएफटी की भी बातें चर्चा करने से मैं रुक नहीं पाता हूँ। तो ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या है, कस्टम्स, आरबीआई, डीजीएफटी, जीएसटी, उस सबका मिलन करके आपको मैं पूरा जो निचोड़ है वो देना चाहूंगा दोस्तों। तो इसके चैप्टर में पहले 3001 है, उसका हेडिंग है ग्लैंड्स एंड अदर ऑर्गन्स फॉर ऑर्गेनिक थेरापेटिक यूजेस। देखो इस तरह से फिर उसका ह्यूमन ब्लड भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में आता है। फिर मेडिकेशन, यहां से दवाई शुरू होती है। मेडिकेशन एक्सक्लूडिंग गुड्स हेडिंग सो एंड सो कंसिस्टिंग ऑफ 2 और मोर कंसिड विच हैव बीन मिक्स्ड टुगेदर। ये मेडिसिन का ये एचएसएन कोड है, फिर इसमें ये वाला मटेरियल होगा तो ये एचएसएन कोड होगा, ये वाला मटेरियल होगा तो ये वाला कंटेनिंग यानी कि धरा था उसके अंदर ये मटेरियल है। यूनानी सिस्टम का एचएसएन कोड ये है, सिद्धा सिस्टम का ये है, आयुर्वेदिक सिस्टम, आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक दवाइयों का एचएसएन कोड भी फार्मा में ही आएगा, लेकिन इसका एचएसएन कोड ये रहेगा। मिल्क ऑफ मैग्नीस है, वो ज्यादातर वो जब क्या बोलते हैं कब्जियत हो जाती है ना, तब कब्ज के लिए वो यूज करा जाता है शायद। तो इस तरह से आपको ये सिस्टम समझना है। फिर ये तो मैं यहां से कस्टम से आपको कितनी इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी वो मिलेगा, लेकिन इंपोर्ट करा जाएगा या नहीं करा जाएगा, ये इंपोर्ट करना अलाउड है ही नहीं, तो वो कहां से देखा जाएगा। आपको यहाँ पे 30 नंबर के चैप्टर में आने होगा। मैं यहाँ पे बैक जाऊंगा और यहाँ पे 30 नंबर का चैप्टर खोलूंगा, उसमें इंपोर्ट पीडीएफ खोलूंगा दोस्तों। ये 27 पेज की आपको, उसमें भी उन्होंने चैप्टर नोट्स दी गई है। देखो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, जैसे कस्टम्स वाले ने नोट्स दी, इसी तरह डीजीएफटी ने भी नोट्स दिया। अब डीजीएफटी कस्टम में फर्क क्या है, तो डीजीएफटी क्या है कि क्या इंपोर्ट होगा क्या नहीं होगा, वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री तय करती है, और डीजीएफटी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से आता है, यानी कि स्ट्रेटेजी डिसाइड करती है इंडियन गवर्नमेंट। वो डीजीएफटी है कि गेहूं बैन कर दिया एक्सपोर्ट करना, वो किसने किया, डीजीएफटी ने किया। लेकिन गेहूं अगर एक्सपोर्ट करना अलाउड है तो कैसे एक्सपोर्ट होगा वो कस्टम्स तय करेगा, यानी कि कस्टम एक्चुअल पोर्ट पे बैठता है कस्टम्स डिपार्टमेंट और आपको एक्सपोर्ट या इंपोर्ट प्रोसीजर करवाता है। तो कस्टम्स क्या है, कस्टम गवर्नमेंट के हाथ पांव में।
आपका इंपोर्ट करा था, एक्सपोर्ट करा था, लेकिन माइंड कौन है? डीजीएफटी है। और तो फिर आप पूछोगे आरबीआई क्या है, तो आरबीआई क्या? आरबीआई पैसा है, तो उसी का तो हम चर्चा कर रहे हैं, पैसे के रिलेटेड चर्चा कर रहे हैं। लेकिन ये सारी बातें भी जानना जरूरी रहती है। देखो ये प्रोडक्ट्स है, तो इसमें यहां पे क्या लिखा हुआ है? नोटिफिकेशन नंबर और नोटिफिकेशन डेट। तो आपको ये इंपोर्ट करना फ्रीली है, लेकिन सब्जेक्ट टू नोटिफिकेशन नंबर सो एंड सो। सिंगल वैक्सीन फॉर कॉलेरा, कॉलेरा टाइफाइड की वैक्सीन आप इंपोर्ट कर सकते हो, तो लेकिन आपको फिर ये वाला नोटिफिकेशन देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको ये सिलेक्ट करना है सिंगल वैक्सीन फॉर कॉलेरा टाइफाइड, फिर इसे गूगल में लिखोगे तो भी आपको नोटिफिकेशन मिलना चाहिए। इसमें एक्स्ट्रा चीजें हटा देना, फ्री है डीजीएफटी नोटिफिकेशन। हालांकि उसकी डीजीएफटी की एक एक नोटिफिकेशन जाके भी आप सर्च कर सकते हो। जी यहाँ पे एयरक्राफ्ट का आ गया, लेकिन इस तरह से आप देख सकते हो। देखो यहाँ पे फ्री वगैरह वो डीजीएफटी लगातार नोटिफिकेशन लाती ही रहती है, डिलीटेड वगैरह इस तरह से अमेंड करती रहती है। तो हम तो इंपोर्ट का जो मास्टर डायरेक्शन वो चर्चा करते करते इसमें आ गए। लेकिन मैं एक मुद्दा समझाना चाहता हूं कि सब्जेक्ट टू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का मतलब क्या होता है। आप कितना भी गुड्स इंपोर्ट कर सकते हो, लेकिन उतना गुड्स, इतनी ही वैल्यू का, मार्केट वैल्यू वाला गुड्स इंडिया में आना चाहिए, वरना तो फिर क्या होगा? आप $10,000 का गुड्स इंडिया में लाते हो और बाकी का $90,000 का क्या करते हो? हवाला कांड करते हो। दैट इज नॉट अलाउड। While opening letters of credit for exchange control purpose, एक आपको कॉपी दी जाएगी, लेटर ऑफ कॉपी ऑफ द लाइसेंस शुड बी कॉल्ड फॉर एंड adherence टू स्पेशल कंडीशन इफ एनी अटैच टू सच लाइसेंस शुड बी एंश्योर्ड। यानी कि आपका ईपीसीजी लाइसेंस है या फिर अगर आपकी रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट है तो आपका फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का, सॉरी डीजीएफटी का रिस्ट्रिक्टेड का लाइसेंस लगेगा। रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट आप रिस्ट्रिक्टेड है, प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन परमिशन के साथ इंपोर्ट कर सकते हो, तो वो परमिशन लगेगी। उसके लिए उस परमिशन की एक एक्सचेंज कंट्रोल कॉपी आपको बैंक को देनी होगी। अटैच टू सच लाइसेंस शुड बी एंश्योर्ड। After affecting remittances under the license, AD category 1 banks may preserve the copies of utilized license till they are verified by the internal auditors or inspectors. और EPCG लाइसेंस है या एडवांस ऑथोराइजेशन लाइसेंस है, तो वो बैंक उसके पास वो लाइसेंस की एक्सचेंज कंट्रोल कॉपी रखेगी। ऑब्लिगेशन ऑफ परचेजर ऑफ फॉर फॉरेन एक्सचेंज, आप क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप क्या करते हो? फॉरेन एक्सचेंज को परचेज करते हो। यानी कि इंडिया में नॉर्मली, इंडिया फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी नहीं है इंडिया की, पहली बात। और इंडिया में अनलिमिटेड डॉलर्स आप नहीं रख सकते हो। अगर आपको इंपोर्ट करना है और जो वो जनरल सर्कुलर था उसके हिसाब से ही आप डॉलर रख सकते हो, उतने ही डॉलर आपको बैंक देगी या आरबीआई देगी। देती तो बैंक ही है, लेकिन सब्जेक्ट टू दिस मास्टर डायरेक्शन होता है। तो आप कितने भी डॉलर मांग नहीं सकते हो। आपको कुछ रियली जेन्युइनली गुड्स इंपोर्ट करना है तो ही आपको डॉलर का पेमेंट करा जा सकता है, वरना तो क्या होगा? इंडिया का सारा फॉरेन एक्सचेंज श्रीलंका की जैसी हालत होगी या वेनेजुएला की जैसी हालत होगी। अब बहुत सारी गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, रियायतें दे रही है, लेकिन वो एक दूसरा पॉलिटिकल डिस्कशन है, वो मैं नहीं करूंगा, क्षमा चाहता हूं। लेकिन इंडिया क्या कहता है? इंपोर्ट करो, जेन्युइनली इंपोर्ट है तो ही करो। ऑब्लिगेशन ऑफ परचेजर फॉर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि आप फॉरेन एक्सचेंज परचेज करते हो बैंक से और आपके एक्सपोर्टर को, से फॉर एग्जांपल चाइना से मशीन मंगाते हो तो उसको डॉलर देते हो। इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 10 सबसेक्शन 6 ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज फेमा एक्ट, एनी पर्सन एक्वायरिंग foreign exchange is permitted to use it either for the purpose mentioned in the declaration made by him to an authorized dealer under section 10 subsection 5 or for any other purpose for which acquisition of foreign exchange is permissible under the said act or rules। यानी कि अगर आपने कोई डिक्लेरेशन दिया है बैंक को और उस डिक्लेरेशन में लिखा है मुझे ये फॉरेन एक्सचेंज, ये गुड्स इंपोर्ट करने के लिए चाहिए, तो उसी पर्पस के लिए वो फॉरेन एक्सचेंज यूज कर सकते हो, या तो फिर दूसरा कोई पर्पस के लिए वो फॉरेन एक्सचेंज यूज कर सकते हो जो फेमा के तहत अलाउड है। तो वो क्या अलाउड है उसी की तो हम चर्चा कर रहे हैं। Where foreign exchange acquired has been utilized for import of goods into India, the AD category 1 bank should ensure that importer furnishes
एविडेंस ऑफ इंपोर्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाक्य है, एविडेंस ऑफ इंपोर्ट। और एविडेंस ऑफ इंपोर्ट के लिए आपको अलग से सर्कुलर भी मिल जाएगा। तो आपको क्या है, आपने 1 लाख डॉलर का रिक्विजिशन किया, तो आपको $1 लाख का माल इंडिया में आया, वो भी कंफर्म करना है, एज इन आईडीपीएमएस एज एक्सप्लेन इन पैरा 7.3.7। वो नीचे देखेंगे। आप एविडेंस ऑफ इंपोर्ट क्या दोगे, तो उसके लिए आपको पोस्ट से इंपोर्ट कर रहे हो तो पोस्ट अप्रेजल फॉर्म देना होगा, अगर कस्टम से इंपोर्ट कर रहे हो तो कस्टम असेसमेंट सर्टिफिकेट देना होगा, एंड सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट गुड्स इक्विवेलेंट टू द वैल्यू ऑफ रेमिटेंस हैव बीन एक्चुअली इंपोर्टेड। जितना आपका रेमिटेंस यानी कि पेमेंट गया उतने वैल्यू के गुड्स आने चाहिए। AD Bank should ensure that all import remittances outstanding on the notified date of IDPMS are uploaded in IDPMS। IDPMS क्या, इंपोर्ट का डेटा मैनेज करने के लिए बैंकों को एक सिस्टम दिया गया है जो कस्टम से भी जुड़ा हुआ है, उसे IDPMS और EDPMS कहते हैं। नोटिफिकेशन नॉटविथस्टैंडिंग anything contained in the manner of payment of foreign exchange, a person resident in India may make payment for import of goods in foreign exchange through an international credit card held by him in rupees from international credit or debit card through the credit debit card servicing bank in India against a charge slip। यानी कि आप इंपोर्ट के लिए डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से, इंटरनेशनल डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, लेकिन उसके सामने आपकी बैंक ने कोई चार्ज स्लिप जनरेट करी हुई होनी चाहिए। थ्रू द क्रेडिट कार्ड सर्विसिंग इन इंडिया अगेंस्ट द चार्ज स्लिप साइंड बाय द इंपोर्टर एज प्रिस्क्राइब्ड बाय आरबीआई फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, फिर ये मैंने एनी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया में ऑल्सो मेक पेमेंट एज अंडर, या फिर आप इस तरह से भी पेमेंट इंपोर्ट का कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, इसका जवाब ये पैरा में है। ठीक है, तो सबसे पहला जवाब है इन रुपीस। और दूसरी बात, पेमेंट कैसे करना है उसके लिए मैनर ऑफ पेमेंट का एक अलग से सर्कुलर है, वो भी मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, और यही इसी वीडियो में हम कहीं ना कहीं उसका चर्चा कर लेंगे। मैनर ऑफ रिसीट ऑन पेमेंट, जैसे मैंने एक्सपोर्ट का भी वीडियो बनाया था ना आरबीआई सर्कुलर का, उसी में मैंने एक्सपोर्ट का पोर्शन उसमें चर्चा कर ली थी, तो मैं यहाँ पे भी चर्चा कर लूंगा। ये यहाँ पे खुल गया है, देखो ये बहुत बड़ा पेज का नहीं है, 5 ही पेजों का है। मैनर ऑफ रिसिप्ट हमने उस वाले वीडियो में चर्चा करी थी, और मैंने बोला भी था कि मैनर ऑफ पेमेंट हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो इस मुद्दा भी चल रहा है, उसके बाद हम डायरेक्टली इसी की चर्चा करेंगे। इन रुपीज टूवर्ड्स मीटिंग एक्सपेंसेस ऑन अकाउंट ऑफ बोर्डिंग लॉजिंग, यानी कि आपका कोई रिश्तेदार वहां पढ़ रहा है या फिर ट्रैवल पे गया, तो उसका बोर्डिंग और लॉजिंग का पेमेंट यहाँ से उसके माता पिता कर सकते हैं। इन रुपीज टूवर्ड्स मीटिंग एक्सपेंसेस ऑन अकाउंट ऑफ बोर्डिंग लॉजिंग एंड सर्विसेज रिलेटेड दैट टू और ट्रैवल टू एंड फ्रॉम एंड विद इन इंडिया फॉर पर्सन रेसिड आउटसाइड हु इज ऑन अ विजिट टू इंडिया। और कोई बंदा यहाँ पे विदेशी जो बंदा है वो यहाँ पे एज ए टूरिस्ट आया है, और उसका टूरिस्ट का खर्चा आप रुपीस में पेमेंट कर सकते हो। ये हालांकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड नहीं है, फिर भी बाय मींस ऑफ क्रॉस चेक और एज अ, और ये गोल्ड और सिल्वर वालों का ये मुद्दा है, बाय मींस ऑफ क्रॉस चेक और ड्राफ्ट एज कंसिडरेशन फॉर परचेज ऑफ गोल्ड और सिल्वर इन एनी फॉर्म इंपोर्टेड बाय सच पर्सन इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स एंड कंडीशंस इम्पोज बाय सीजी अंडर द फॉरेन ट्रेड। ठीक है, वो अलग से उसके लिए फिर आपको गोल्ड इंपोर्ट और सिल्वर इंपोर्ट का अलग से उसका फॉरेन ट्रेड का रेगुलेशन देखना पड़ेगा, उसका लेटेस्ट सर्कुलर देखना पड़ेगा। अ कंपनी, ठीक है, और इस ये वाले मुद्दे में बात हो रही है कि कोई फॉरेन का डायरेक्टर है ना, तो फॉरेन डायरेक्टर को जब फॉरेन डायरेक्टर इंडिया में आता है ना, तो उसको रेम्यूनरेशन रुपीस में पे कर सकते हैं, उसकी सिटिंग फीस वगैरह। जैसे कि कोई आरआईएल है, रिलायंस कंपनी है, वो बहुत बड़े डायरेक्टर्स को रखती है इंटरनेशनल लेवल के, तो उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं, वो विदेशी होते हैं, तो उसको इंडिया में आते हुए कुछ पेमेंट रुपीस की जरूरत होती है, तो उस रुपीस का पेमेंट हम कर सकते हैं, तो उसकी ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ ये मुद्दा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपोर्ट का पेमेंट आपको कितने समय के भीतर करना है, आप इंपोर्ट गुड्स करते हो और इंपोर्ट करने के कितने समय के दौरान आपको पेमेंट कर देना है। टाइम लिमिट फॉर सेटलमेंट ऑफ इंपोर्ट, टाइम लिमिट फॉर नॉर्मल इंपोर्ट इन टर्म्स ऑफ एक्सटेंट रेगुलेशन, एक्सटेंट यानी वर्तमान, एग्जिस्टिंग, एक्सटेंट का मतलब होता है एग्जिस्टिंग
present regulation. Remittances against import should be completed not later than 6 months from the date of shipment, except in cases where amounts are withheld towards guarantee of performance. क्या कहना चाहते हैं? शिपमेंट के 6 महीने के भीतर भीतर आपको इंपोर्ट का पेमेंट कर देना है. अगर आपका यूएसए से शिपमेंट आ रहा है और यूएसए से उसने 1 जनवरी को भेज दिया है, तो आपको 30 जून के पहले पहले पेमेंट कर देना है. भले ही वो गुड्स इंडिया में 5 फरवरी को आया, 35 दिन बाद आया, 35-36 दिन के बाद. 1 जनवरी को उसने माल भेजा था, माल इंडिया में पहुंचा 5 फरवरी को, लेकिन आपको पेमेंट कर देना है 30 जून से पहले पहले, क्योंकि 6 महीने के भीतर भीतर, शिपमेंट के 6 महीने के भीतर भीतर आपका पेमेंट कर देना चाहिए. ऐसा आरबीआई का मास्टर डायरेक्शन बोलता है दोस्तों. तो यहां पे मैं लिखना चाहूंगा 6 मंथ्स. पेमेंट कब होना चाहिए? 6 मंथ्स फ्रॉम शिपमेंट. शिपमेंट फ्रॉम, जनरली हम चाइना से या फिर जर्मनी वगैरह कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, तो मैं चाइना लिखूंगा भले ही किसी लेकिन ये अपने लिए चैलेंज है, इसको मैं एक चैलेंज की तरह लूंगा. मैंने ऐसा बोला कि जनरली हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, लेकिन मेरी एक मंशा है कि जनरली हम चाइना में एक्सपोर्ट करें और इंपोर्ट जितना हो इतना हम कम करें. ऐसी हमारे भारत देश का एक स्वप्न है. फर्दर इन व्यू ऑफ द डिसरप्शंस ड्यू टू कोरोना में उसके 6 महीने के 12 मंथ कर दिए गए, लेकिन वो इंपोर्ट्स मेड बिफोर 31 जुलाई 2020 तक थे. ठीक है. फिर फिर यहाँ पे क्या, एडी कैटेगरी वंस बैंक में परमिट सेटलमेंट ऑफ इंपोर्ट ड्यूज डिलेड ड्यू टू disputes, financial difficulty, etc. However, interest, if any, on such delayed payment, usance bills or overdue interest is payable only for a period up to 3 years from the date of shipment and may be permitted. यानी कि अगर आपकी फाइनेंशियल डिफिकल्टी है या फिर उसने जो माल भेजना था जिस क्वालिटी का, उस क्वालिटी का भेजा नहीं, उस वजह से आपने डिले कर दिया, तो क्या बोला है कि उसके लिए 6 महीने से ज्यादा के बाद आप पेमेंट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको किसकी परमिशन लेनी होगी? आपकी बैंक की परमिशन लेनी होगी. और अगर आप बहुत लेट पेमेंट करते हो तो सामने वाला इंटरेस्ट भी मांग सकता है, क्योंकि उसकी वर्किंग कैपिटल तो ब्लॉक होगी. तो इंटरेस्ट कितने साल तक का आप दे सकते हो? तो इंटरेस्ट 3 साल तक का आप दे सकते हो लेट पेमेंट के लिए, 3 इयर्स. हालांकि इतना 3 साल तक तो कोई रुकता नहीं है, लेकिन ये लिखा है रूल में. ठीक है. और डिस्प्यूट, हाँ, लेकिन आपके लिए पहली लाइन इंपॉर्टेंट रहेगी. अगर डिस्प्यूट आया या फिर फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आई, आपने अपने बायर को रिक्वेस्ट किया, उसने ये ओके बोला, तो आपको आपकी बैंक से भी परमिशन लेनी पड़ेगी. बैंक को भी बोलना पड़ेगा कि मैं 6 महीने से ज्यादा थोड़ा लेट पेमेंट करूंगा. टाइम लिमिट फॉर डिफर्ड पेमेंट अरेंजमेंट. डिफर्ड पेमेंट अरेंजमेंट यानी कि आप हफ्तों में या फिर लेट पेमेंट यानी लंबे समय के पेमेंट टर्म्स पे इंपोर्ट कर रहे हो, कोई पूरा प्रोजेक्ट इंपोर्ट कर रहे हो जिसमें आप प्रोजेक्ट का पेमेंट जैसे जैसे प्रोजेक्ट के फेज खत्म होते हैं वैसे वैसे कर रहे हो, तो उसके लिए आपको ये वाक्य लिखा हुआ है. Deferred payment arrangement including suppliers and buyers credit up to 5 years are treated as trade credits for which procedure guidelines as laid down in the master direction for ECB. ठीक है. अगर आप डिफर पेमेंट अरेंजमेंट में इंपोर्ट करते हो तो वो आपको एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का जो मास्टर डायरेक्शन है वो बहुत ही डीप है, तो उसका अभी हम चर्चा नहीं करेंगे. 5 साल का तक कोई उधार इंपोर्ट में नहीं करता, हम नॉर्मल इंपोर्टर है. ठीक है. टाइम लिमिट फॉर इंपोर्ट ऑफ बुक्स, ये भी नहीं पढ़ते, लेकिन ये जो मेन पॉइंट है एक्सटेंशन ऑफ टाइम. अगर आपको 6 महीने से ज्यादा का एक्सटेंशन लेना है तो क्या करना पड़ेगा? एडी कैटेगरी 1 बैंक, हाँ, एडी कैटेगरी 1 बैंक्स कैन कंसिडर ग्रांटिंग एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर सेटलमेंट ऑफ इंपोर्ट ड्यूज अप टू अ पीरियड ऑफ 6 मंथ एट अ टाइम, मैक्सिमम अप टू पीरियड ऑफ 3 इयर्स. यानी कि क्या बात हुई कि आपने पहले 6 महीने में पेमेंट नहीं किया, यहाँ 6 महीने खत्म हो गए, तो आपको एक्सटेंशन लेना होगा दूसरे 6 महीनों का. ऐसे कर करके आप पूरा दूसरे 6, ये 6, 2 साल हो गए, फिर और 6, तो क्या हो गया? मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 इयर्स. तो 3, ये 1 साल, ये 2 साल और 3 साल. 3 साल तक आप एक्सटेंशन 6 महीनों के टुकड़ों में ले सकते हो कि भाई अभी भी मेरी व्यवस्था नहीं हुई, या तो फिर मेरा डिस्प्यूट चल रहा है, तो मैं अगले 6 महीने में जब डिस्प्यूट सॉल्व होगा क्वालिटी के रिलेटेड या क्वांटिटी के रेट, तब मैं पेमेंट कर दूंगा.
maximum up to period of 3 irrespective of the invoice value for delays on account of disputes about quantity or quality or non-fulfillment of terms of contract, financial difficulty and cases where importer has filed suit against the seller. अगर आपने केस फाइल कर दिया तो भी आप 3 साल तक डिले कर सकते हो। अगर क्वालिटी में खामी है, क्वांटिटी में खामी है, या फिर उसने आपके टर्म्स कॉन्ट्रैक्ट के जो टर्म्स थे वो पालन नहीं किए, तो भी आप 3 साल तक 6 महीनों का एक्सटेंशन इंपोर्ट का पेमेंट करने के लिए बैंक से ले सकते हो। इन केसेस वेयर सेक्टर स्पेसिफिक गाइडलाइंस हैव बीन इश्यूड, तो उसको फॉलो कर। डायमंड वालों के लिए उन्होंने अलग से इंपोर्ट का पेमेंट कितने महीनों या सालों में करना उसके लिए अलग से इश्यू किया है। ठीक है। While granting extension of time, AD category 1 banks must ensure that the import transaction covered by the invoices are not under investigation. हाँ, आपको ईडी या सीबीआई के जांच के दायरे में नहीं होने चाहिए। तो दोस्तों, while granting extension of time, बैंक क्या ध्यान रखेगी? बैंक इस चीजों को इंश्योर करेगी द इंपोर्ट ट्रांजैक्शन कवर्ड बाय द इनवॉइसेस आर नॉट अंडर इन्वेस्टिगेशन, यानी कि आपका ये ट्रांजैक्शन एनफोर्समेंट डायरेक्टर या सीबीआई के जांच के दायरे में अभी नहीं आया हुआ होना चाहिए। while considering extension beyond 1 year from the date of remittance, the total outstanding of the importer does not exceed $1 million. $1 million यानी 10 लाख डॉलर। आपका एक समय का आउटस्टैंडिंग 10 लाख डॉलर, या तो फिर आपका पिछले साल का जो एवरेज इंपोर्ट है, सॉरी पिछले 2 साल का एवरेज इंपोर्ट, ये दोनों में से जो कम है, विच एवर इज लोअर, 1 ईयर से ज्यादा का आपको अगर एक्सटेंशन लेना है, एक्सटेंशन बियॉन्ड 1 ईयर, तो उससे ज्यादा 1 ईयर से ज्यादा का आपका एक्सटेंशन है, वो भी इस अमाउंट, इस दोनों में से जो अमाउंट कम है उससे ज्यादा का लेना है, तो आपको हाँ, तो वो ध्यान रखा, वो बैंक ध्यान रखेगी इससे ज्यादा ना हो। कोई परमिशन लेने की बात नीचे लिखेंगे अगर ज्यादा है तो, लेकिन 10 लाख डॉलर या 10% ऑफ एवरेज इंपोर्ट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स, एवरेज इंपोर्ट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स से अगर ज्यादा है, ये विच एवरेज लो, इसमें से दो में से छोटी अमाउंट वो पकड़ने का। समझ लो कि आपका एवरेज इंपोर्ट है 1 लाख डॉलर का, तो 1 लाख डॉलर का 10% हुआ $10,000, तो $10,000 से अगर आपको एक्सेस अमाउंट होता है तो बैंक ध्यान रखेगी कि 1 साल से ज़्यादा का एक्सटेंशन आपको $10,000 से ज़्यादा के लिए नहीं दिया जाएगा। ठीक है। तो क्या लिखा है? While considering extension beyond 1 year from the date of remittance, the total outstanding of the importer does not exceed $1 million or 10% of average import remittances during preceding 2 financial year, whichever is lower, यानी कि दोनों में से जो लोअर है उससे बढ़ना ना चाहिए, does not exceed। अगर समझ लो कि आपका एवरेज इंपोर्ट 2 इयर्स का 11 लाख डॉलर है, फिर भी आपको 10 लाख डॉलर से ऊपर के लिए 1 साल के लिए एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। अगर मिलता भी है तो शायद आरबीआई से परमिशन लेनी पड़े। Where extension of time has been granted by AD category 1 banks, the date up to which extension has been granted may be indicated in the remarks column. remarks column में कब तक एक्सटेंशन दिया गया है उसकी तारीख लिख दी जाएगी। Cases not covered by the above instructions beyond above limits, यानी कि इससे above लिमिट लेनी होगी तो यानी कि 10% एवरेज इंपोर्ट या फिर 10 लाख डॉलर, उससे ज़्यादा का अगर आपका 1 ईयर से बियॉन्ड एक्सटेंशन लेना है तो आपको रीजनल ऑफिस ऑफ आरबीआई से संपर्क करना पड़ेगा। यानी 11 लाख डॉलर, ये 10 लाख डॉलर, इसकी जगह 11 लाख डॉलर लिख लो, और वो आपने 1 साल से ज्यादा के लिए चुकाए नहीं है, फिर आपको एक्सटेंशन लेना है 6 महीने से ज्यादा, सॉरी एक साल से ज्यादा का एक्सटेंशन के लिए, 6 महीने से ज्यादा के लिए चुकाए नहीं, फिर आप 1 साल से ज्यादा का एक्सटेंशन लेना है। पहले दो बार 6 महीनों का ले लिए टुकड़ों में, अब 1 साल हो गया, उससे ज्यादा भी एक्सटेंशन लेना है तो आरबीआई की परमिशन लो। द अबव शैल बी रिपोर्टेड इन आईडीपीएमएस एज पर मैसेज बिल ऑफ एंट्री एक्सटेंशन एंड द डेट अप टू विच एक्सटेंशन इज ग्रांटेड विल बी इंडिकेटेड इन द एक्सटेंशन डेट कॉलम। वो लोग आईडीपीएमएस में रिपोर्ट करेंगे और बिल ऑफ बैंक वाले उनका जो आईडीपीएमएस सिस्टम है उसमें वो रिपोर्ट करके आपका एक्सटेंशन डेट भी लिखेंगे।
अब ये मुद्दा है, उसके लिए पूरा अलग वीडियो भी बना हुआ है मेरा ही, और हम थोड़ा बहुत चर्चा भी कर लेते हैं। उसमें खास करके मुद्दा क्या है मैं बताना चाहूंगा। इंपोर्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और इंडियन रुपीस। अगर आप इंडियन रुपीस को या फॉरेन एक्सचेंज को इंडिया में लाना चाहते हो तो कैसे ला पाओगे? तो क्या है, एक्सेप्ट अदरवाइज प्रोवाइडेड इन रेगुलेशन नो पर्सन सेल विदाउट जनरल और स्पेशल परमिशन ऑफ आरबीआई इंपोर्ट और ब्रिंग इनटू इंडिया एनी फॉरेन करेंसी। यानी कि कोई भी बंदा जनरल या स्पेसिफिक परमिशन के बिना फॉरेन करेंसी इंडिया में इंपोर्ट नहीं कर सकता। इंपोर्ट ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्लूडिंग चेक्स इज गवर्न बाय फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ करेंसी रेगुलेशन 2000 इश्यूड सो एंड सो। तो उसके तहत क्या बोला गया है उस रेगुलेशन के, यहाँ पे आप क्लिक भी कर सकते हो। इसी लिंक पे तो आपको वो दूसरा सर्कुलर दिखा देगा जो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ करेंसी रेगुलेशंस। ठीक है दोस्तों, तो उसे भी आप पढ़ सकते हो। रिजर्व बैंक में अलाउ अ पर्सन टू ब्रिंग इनटू इंडिया नोट्स ऑफ गवर्नमेंट इंडिया एंड आरबीआई सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशंस। फिर यहाँ पे आ गया इंपोर्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इनटू इंडिया। अगर आपको फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में लाना है तो उसमें कोई लिमिट नहीं है, सिर्फ आपको $10,000 से ज़्यादा होता है ना तो करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म में डिक्लेयर करना होता है। वो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो। A person may send into India without any limit foreign exchange in any form other than currency note, बैंक नोट्स एंड ट्रैवलर चेक। इंडिया में आप कितना भी डॉलर भेज सकते हो, लेकिन करेंसी नोट्स में मत भेजो या बैंक नोट्स या ट्रैवलर चेक से मत भेजो। आप ऑनलाइन माध्यम से यानी कि बैंकिंग चैनल के थ्रू कितना भी फॉरेन एक्सचेंज भेज सकते हो, लेकिन उसके लिए भी आपको उसका फॉरेन एक्सचेंज के जो सर्कुलर है उसका पालन करना पड़ेगा। ब्रिंगिंग इनटू इंडिया, एनी पर्सन में ब्रिंग इनटू इंडिया फ्रॉम एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया। यानी कोई भी बंदा इंडिया में बाहर से कितने भी डॉलर ला सकता है विदाउट एनी लिमिट फॉरेन एक्सचेंज अदर देन अनइश्यूड नोट सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट सच पर्सन मेक्स ऑन अराइवल अ डिक्लेरेशन टू द कस्टम अथॉरिटी एट द एयरपोर्ट इन द करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म एनेक्स टू दिस रेगुलेशन। ये रेगुलेशन के नीचे करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म है, वो फॉर्म में आप डिक्लेयर करके कितने भी डॉलर ला सकते हो। फर्दर दैट इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू मेक सच डिक्लेरेशन वेयर द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज इन द फॉर्म करेंसी डज नॉट एक्सीड $10,000। अगर $10,000 से कम है तो आप बिना करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म में डिक्लेयर किए बिना डॉलर ला सकते हो। ठीक है, और इट्स इक्विवेलेंट अलोन ब्रॉट इन बाय सच पर्सन एट एनी टाइम डज नॉट एक्सीड 5,000 और इट्स इक्विवेलेंट। ठीक है, फिर इंपोर्ट ऑफ इंडियन करेंसी, अब वो इतना रेलेवेंट नहीं है। हम थर्ड पार्टी पेमेंट फॉर इंपोर्ट ट्रांजैक्शन, उसकी बात ज़्यादा चर्चा करेंगे। ये मुद्दा खास इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो और पेमेंट किसी दूसरी से कंट्री से करवा रहे हो, इंडिया और सूडान समझ लो, तो इंडिया से सूडान पेमेंट करना फॉर एग्जांपल अलाउड नहीं है, तो कैसे पेमेंट करवाओगे? तो उसके लिए यहाँ पे चर्चा करिए थर्ड पार्टी पेमेंट में। एडी कैटेगरी 1 बैंक्स आर अलाउड to make payments to a third party for import of goods subject to conditions as under। यानी कि एडी बैंक थर्ड पार्टी को पेमेंट करेगी, जिसने आपको माल भेजा है ना उसको पेमेंट नहीं करेगी, किसी और को करेगी। से फॉर एग्जांपल आप सूडान से इंपोर्ट करते हो तो सूडान पैसे भेजना अलाउड नहीं, लेकिन आप दुबई पैसे भेज दोगे, दुबई सूडान के एक्सपोर्टर का कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा, उसको पेमेंट दे दोगे। तो एडी बैंक आर अलाउड टू मेक पेमेंट टू अ थर्ड पार्टी दैट इज दुबई कंट्री फॉर इंपोर्ट सब्जेक्ट टू द कंडीशन एज अंडर। लेकिन ये दुबई का जो बंदा है जिसको पेमेंट मिल रहा है वो एक्सपोर्टर नहीं है, नॉट एन एक्सपोर्टर। ठीक है, फॉर्म इर्रिवोकेबल परचेज ऑर्डर ट्रीपैट्रिएट एग्रीमेंट शुड बी इन प्लेस। यानी कि आप बायर हो, आप इंडिया में बैठे हो, दुबई में पैसे आप दे रहे हो और सूडान से माल आ रहा है। ठीक है, तो एक आपके पास परचेज ऑर्डर होना चाहिए। आपने एक परचेज ऑर्डर इसको दिया, फर्म परचेज ऑर्डर सूडान के सेलर को, और ये तीनों के बीच में एक एग्रीमेंट होगा, उसे कहते हैं ट्राइपैट्रिएट एग्रीमेंट। ट्रायंगल है तो मैंने ट्राइपैट्रिएट एग्रीमेंट नाम दिया उसको। should be placed. However, this requirement may not be insisted upon in case where documentary evidences for circumstances leading to third party name of the third party being mentioned in the irrevocable order or invoice has been produced. ये
ट्राइपैट्रिएट एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है अगर कुछ ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस आ चुके हैं और थर्ड पार्टी का नेम आपके परचेज ऑर्डर जो इरिवोकेबल है, परचेज ऑर्डर को रिवर्स नहीं कर सकते, रिटर्न यानी कि ऐसा नहीं बोल सकते मुझे खरीदना नहीं है, ऐसे परचेज ऑर्डर को इरिवोकेबल परचेज ऑर्डर कहेंगे। इनवॉइस हैज बीन प्रोड्यूस और उस इनवॉइस में भी उसका जिक्र किया होना चाहिए। इनवॉइस और इरिवोकेबल पीओ में वो थर्ड पार्टी का मेंशन होना चाहिए जिसको आप पेमेंट करोगे, जो दुबई में बैठा है, भले ही माल सूडान से आ रहा हो। AD बैंक शुड बी सेटिस्फाइड विद द bona fides ऑफ द ट्रांजैक्शन एंड शुड कंसीडर द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स स्टेटमेंट बिफोर हैंडलिंग द ट्रांजैक्शन। वो कोई ऐसी कंट्री से तो नहीं आ रहा है ना जो FATF में शामिल है और आपके ये ट्रांजैक्शन की जेन्युइननेस यानी बोनाफाइड भी चेक करेगी, द बैंक चेक करेगी। द इनवॉइस शुड कंटेन अ नरेशन दैट द रिलेटेड पेमेंट हैज टू बी मेड टू द थर्ड पार्टी। इनवॉइस में भी लिखा होना चाहिए। देखो मैंने आपको बोला ना, या तो ट्राइपैट्रिएट एग्रीमेंट कर दो, वो तो रहेगा ही, उसके इन एडिशन मेरे ख्याल से तो बेस्ट क्या रहेगा, आप एक एग्रीमेंट कर दो, फिर इनवॉइस में भी आप उसका नाम लिखो और पीओ में भी नाम लिखो, तीनों जगह पे लिख दो। इनवॉइस शुड बी अ नरेशन दैट रिलेटेड पेमेंट हैज टू बी मेड टू द थर्ड पार्टी। बिल ऑफ एंट्री शुड मेंशन द नेम ऑफ द शिपर एज ऑल्सो द नरेशन दैट द रिलेटेड पेमेंट। हाँ, और बिल ऑफ एंट्री में भी आपको नरेशन में लिखवाना पड़ेगा BOE में कि शिपर कौन है। शिपर इज फ्रॉम, देखो मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ, शिपर इज फ्रॉम सुदान बट पेमेंट रिसीवर इज इन दुबई। वो आपको बिल ऑफ एंट्री में भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। इंपोर्टर शुड कंप्लाई विद द related expense instructions relating to imports including those and advance payment being made for import of goods। यानी कि अभी वर्तमान में जो इंस्ट्रक्शन है RBI के उसका भी फॉलो करना पड़ेगा। फिर आपका जो बैंक है ऑथोराइज डीलर बैंक, अगर आपको कोई गुड्स उधारी पे खरीदने हैं तो जो सेलर है वो सेलर ऐसा भी पूछ सकता है कि मैं आप क्या मुझे बैंक की गारंटी दे सकते हो अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो इंडिया की कोई रेप्यूटेड बैंक मेरा पेमेंट रिलीज कर देगी। इसके लिए वो बैंक गारंटी डिमांड कर सकता है। तो अगर आप कुछ गुड्स जेन्युइनली उधार पे खरीदना चाहते हो या फिर लंबे टर्म्स के पेमेंट पे खरीदना चाहते हो जिसका पेमेंट आप 1-2 साल के बाद करना चाहते हो या लॉन्ग टर्म क्रेडिट पे खरीदना चाहते हो तो उसके लिए बैंक आपके फेवर में बैंक गारंटी भी दे सकती है। तो क्या लिखा है, एन ऑथोराइज डीलर मे गिव अ गारंटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डेट obligation or other liability incurred by a person resident in India and owned to a person resident outside India as an importer in respect of import on deferred payment terms in accordance with the approval of RBI for import on such terms। इसमें आपको RBI की अप्रूवल भी लगेगी। डिफर्ड टर्म्स में आपने खरीदारी करी है जिसका पेमेंट आप बहुत समय के बाद करने वाले हो तो उसके लिए RBI की परमिशन ली हुई होनी जरूरी है। तो उसके संदर्भ में बैंक गारंटी भी देगा। आप डिफर्ड कर रहे हो यानी कि लेट पेमेंट दे रहे हो या लॉन्ग टर्म पेमेंट दे रहे हो तो सामने वाला बैंक गारंटी तो मांगेगा ही और डिफर करने के लिए आपने RBI की परमिशन ली हुई होनी जरूरी है। एन ऑथोराइज डीलर मे गिव गारंटी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग ऑफ लेटर ऑफ कंफर्ट इन या ऑफ नहीं और होना चाहिए और लेटर ऑफ कंफर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ डेट ऑब्लिगेशन और अदर लायबिलिटी इनकर्ड बाय अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया एंड ओन टू अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया बीइंग एन ओवरसीज सप्लायर ऑफ गुड्स बैंक और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स एज परमिटेड अंडर द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अनाउंस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम सब्जेक्ट टू सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज मे बी स्पेसिफाइड बाय RBI। यानी कि बैंक आपके फेवर में नॉर्मल गुड्स खरीदने के लिए, ये पहला वाला जो था वो डिफर्ड पेमेंट्स के लिए था, ये नॉर्मल गुड्स खरीदने के लिए भी कोई किसी की ओवरसीज सप्लायर, ओवरसीज बैंक या ओवरसीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के फेवर में यहाँ की लोकल SBI या ICICI बैंक उस सप्लायर या उस बैंक या उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के फेवर में आपके बिहाफ पे बैंक गारंटी इश्यू कर सकती है। उसके लिए आपको बैंक गारंटी का जो चार्ज पे करना होगा वो कर देना होगा। वो तो कोई कहने की बात नहीं, चार्ज तो बैंक लेती है तभी तो वो काम करती है।
An authorized dealer may, in ordinary course of business, give a guarantee in favor of a non-resident service provider on behalf of a resident customer who is a service importer subject to conditions as situated by RBI. आप कोई सर्विस इंपोर्ट करना चाहते हो तो जो नॉन रेसिडेंट यानी कि फॉरेन का सर्विस प्रोवाइडर है उसके फेवर में भी बैंक गारंटी इश्यू हो सकती है। आप क्या हो? सर्विस इंपोर्टर। इंडिया में कोई स्पेसिफिक सर्विस होती है, उसके कोई हो सकता है कोई स्पेशलाइज इंसान ना मिले तो उसके लिए आपको सर्विस इंपोर्ट करवानी पड़ सकती है। तो इस इंपोर्ट कराने के लिए आप पेमेंट लेट कर रहे हो या बाद में कर रहे हो सर्विस लेने के बाद, तो वो जो सर्विस प्रोवाइडर है वो बैंक गारंटी मांग सकता है और बैंक दे सकती है। प्रोवाइडेड दैट नो गारंटी फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग $5 lakhs और इट्स इक्विवेलेंट शैल बी इशूड ऑन बिहाफ ऑफ सर्विस प्रोवाइडर सर्विस इंपोर्टर अदर देन अ पब्लिक सेक्टर कंपनी। यानी कि आप प्राइवेट सर्विस इंपोर्टर हो तो बैंक गारंटी आप सर्विस एक्सपोर्टर के फेवर में मैक्सिमम $5 लाख की एक साथ इश्यू करवा सकते हो। बीजी लिमिट फॉर सर्विस इंपोर्टर के लिए लिमिट है, गुड्स इंपोर्टर के लिए लिमिट नहीं है। Provided further that where the service importer is a public sector unit or a department undertaking of the government, state government, no guarantee for an amount exceeding 1 lakh or its equivalent shall be issued without the prior approval of ministry। और कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सर्विस इंपोर्ट कर रहा है और उसके फेवर में गारंटी इश्यू करनी है फॉरेन सर्विस प्रोवाइडर के फेवर में ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट इंपोर्टर, GI लिखूंगा, तो $1 लाख से ज़्यादा अगर बैंक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के फेवर में या गवर्नमेंट इंपोर्टर के फेवर में बैंक गारंटी इश्यू करती है तो उसके लिए $1 लाख से ऊपर से जाने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री की परमिशन लेनी पड़ेगी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। An authorized dealer may, subject to the direction issued by the RBI in this behalf, permit a person resident in India to issue corporate guarantee. Permit a person resident to issue corporate guarantee in favor of an overseas lessor for financing import through operating lease effected in conformity with foreign trade policy enforced and under the provision of foreign exchange management rules। यानी कि आप विदेश से कोई ऑपरेटिंग लीज पे मशीन वगैरह इंपोर्ट करते हो जो किराए पे है, मशीन है कुछ भी आप किराए पे लेते हो, आप हो लेसी और फॉरेन का जो मशीन का मालिक है वो है लेसर। तो उसके संबंध में भी कॉर्पोरेट गारंटी इश्यू की जाती है ओवरसीज लेसर के फेवर में फॉर फाइनेंसिंग इंपोर्ट थ्रू ऑपरेटिंग लीज इफेक्टेड इन कंफॉर्मिटी विथ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इन फोर्स एंड अंडर द प्रोविजन। लेकिन फाइनेंस लीज आप इस तरह से बैंक गारंटी नहीं मांग सकते, ऑपरेटिंग लीज के लिए मांग सकते हो। फाइनेंस लीज ऑपरेटिंग लीज के लिए, लीज जो लॉन्ग टर्म होती है वो फाइनेंस लीज होती है, छोटे टाइम के लिए किराए पे लेते हो उसे ऑपरेटिंग लीज कहते हैं नॉर्मली। अब देखते हैं दोस्तों एडवांस रेमिटेंस। आप इंपोर्ट करना चाहते हो और एडवांस में अपने सेलर को, यानी जिससे आप माल इंपोर्ट करते हो, से फॉर एग्जांपल चाइना का मैन्युफैक्चरर है, उसको एडवांस देना चाहते हो तो उसके लिए क्या प्रावधान है आरबीआई से? एडवांस रेमिटेंस ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स। एडी कैटेगरी 1 बैंक में अलाउ एडवांस रेमिटेंस फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स विदाउट एनी सीलिंग सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। कोई लिमिट नहीं लेकिन ये कंडीशंस जरूर है। क्या लिखा है? विदाउट एनी सीलिंग, कोई सीलिंग यानी लिमिट नहीं है। इफ द अमाउंट ऑफ एडवांस रेमिटेंस एक्सीड्स $2 lakh or its equivalent, and unconditional irrevocable standby letter of credit or a guarantee from an international bank of repute situated outside India or a guarantee of an AD category 1 bank in India if such guarantee is issued against the counter guarantee of an international bank of repute situated outside India is obtained। यानी कि आपने क्या कर दिया है? एडवांस दे दिया। ये आपका बंदा बैठा है चाइना में और आप बैठे हो या इंडिया में, तो आप $2 लाख से ज़्यादा का एडवांस देना चाहते हो तो आपके फेवर में लेटर ऑफ क्रेडिट होना चाहिए। क्यों? ज़्यादा नॉर्मली लेटर ऑफ क्रेडिट किसके फेवर में होता है? एक्सपोर्टर के। ये एक्सपोर्टर है चाइना का, सेलर है, आप इंपोर्टर हो,
नॉर्मली अगर आप उधार पे खरीदते हो तो आप लेटर ऑफ क्रेडिट इंडियन एसबीआई से उसके फेवर में इश्यू करवाते हो, लेकिन अगर आप एडवांस दे रहे हो तो अब डर किसको है? आपको डर है। तो उसने अगर पैसे माल नहीं दिया आपसे, $2 लाख से ज़्यादा से फॉर एग्जांपल $2.5 लाख का आपने उसको एडवांस दे दिया और फिर इंडिया में माल ही नहीं आया, तो इंडियन गवर्नमेंट क्या बोलती है कि आप चाइना की कोई इंटरनेशनल रेपुटेशन वाली बैंक से आपके फेवर में लेटर ऑफ क्रेडिट ले लो, योर फेवर में, या फिर चाइना की इंटरनेशनल रेप्यूट वाली बैंक से ले लो, या फिर इंडियन बैंक से ले लो जिसने काउंटर गारंटी उसको दी है। वो इंडियन बैंक की लेटर ऑफ क्रेडिट आपको मिल रही है तो फिर उसके सामने चाइना गवर्नमेंट ने भी, चाइना की बैंक ने भी गारंटी दी हुई होनी चाहिए, यानी कि रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट होना चाहिए, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट को इन शॉर्ट नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर आप एडवांस दे रहे हो और उसमें लेटर ऑफ क्रेडिट इंडियन बैंक का लाते हो और सामने वाला माल नहीं भेजता तो नुकसान तो इंडिया को ही होगा, इंडिया की बैंक को ही नुकसान होगा। लेकिन नुकसान अगर इंडिया की बैंक को तब नहीं होगा जब इंडिया की बैंक के पास सामने वाली दूसरी बैंक की काउंटर बैंक गारंटी, यानी कि पैसे तो इंडिया से भले गए लेकिन उसके सामने फिर वापस भी आ जाएंगे अगर माल नहीं आया तो, क्योंकि सामने वाली बैंक ने गारंटी दी है, काउंटर गारंटी दी है। इन केसेस वेयर द इम्पोर्टर अदर देन अ पब्लिक सेक्टर कंपनी और अ डिपार्टमेंट undertaking of a government, Indian government is unable to obtain bank guarantee from overseas suppliers and the AD bank is satisfied about the track record and bona fides of the importer, the requirements of bank guarantee or standby letter of credit may not be insisted for advance remittances up to $5 lakh. AD category 1 banks may frame their own internal guidelines to deal with such cases as per suitable policy. अगर आपकी कंपनी जो है इन केसेस वेयर द इम्पोर्ट अदर देन, सॉरी ये अदर नॉन गवर्नमेंट कंपनी की बात है, अदर देन पब्लिक सेक्टर कंपनी, और आप एक इम्पोर्टर, नॉर्मल इम्पोर्टर अदर देन गवर्नमेंट इम्पोर्टर और $5 लाख से ज़्यादा का बैंक गारंटी देना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? या तो फिर आप इज़ अनेबल टू ऑब्टेन बैंक गारंटी फ्रॉम ओवरसीज, आप एडवांस दे रहे हो और सामने वाला जो सेलर है, एक्सपोर्टर है, वो कोई आपके फेवर में बैंक गारंटी या लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं दे रहा है, फिर भी आपको एडवांस देना है, ठीक है? तो क्या लिखा हुआ है? सेटिस्फाइड अबाउट द ट्रैक रिकॉर्ड एंड बोनाफाइड। अगर आप हर बार एडवांस देते हो और उसके सामने माल आ ही जाता है तो आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हुआ। आप $5 लाख, $10 लाख, $15 लाख का एडवांस देते हो और माल बन जाता है अच्छे से मैन्युफैक्चरर के द्वारा चाइना के, और आप सारा जो मामला है वो एकदम परफेक्टली जा रहा है, तो आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो गया, तो बैंक आपसे ये बैंक गारंटी नहीं भी मांग सकती। क्या लिखा है? द रिक्वायरमेंट ऑफ बैंक गारंटी स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट मे नॉट बी इंसिस्टेड अपॉन फॉर एडवांस रेमिटेंसेस अप टू $5 लाख। लेकिन इतना कितने के लिए बैंक गारंटी माफ़ कर दी जाएगी? $5 लाख तक आप एडवांस दे सकते हो। सॉरी, ये 5 लाख नहीं, सॉरी 5 मिलियन है, यानी कि $50 लाख तक। AD category 1 banks may frame their own internal guidelines to deal with such cases, यानी कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, आप हर बार एडवांस देते हो, बहुत सारे फ़ोन्स वीवो के इंपोर्ट करते हो और हर बार वीवो के फ़ोन या ओप्पो के फ़ोन चाइना से आ ही जाते हैं, तो आपके फेवर में भले ही किसी ने बैंक गारंटी नहीं दी हो सामने वाले एक्सपोर्टर ने, फिर भी आप एडवांस दे सकते हो। अब पब्लिक सेक्टर कंपनी, लेकिन ऐसा $5 लाख तक, अगर $5 लाख से ज़्यादा का आपको एडवांस देना है, भले ही फिर आपका ट्रैक रिकॉर्ड गुड है, गुड ट्रैक रिकॉर्ड, फिर भी आपको बीजी तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आप इंडिया से $50 लाख से ज़्यादा का एडवांस दे रहे हो और माल नहीं आया तो इंडिया को नुकसान होगा, डॉलर खाली बिली चले जाएंगे। A public sector company or a department undertaking of the government of India, state government, which is not in position to obtain a guarantee from an international bank of a repute against an advance payment, is required to obtain a specific waiver for the bank guarantee from the Ministry of Finance. अगर कोई PSU है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, वो $1 लाख से ज़्यादा एडवांस दे रहा है और उसके सामने बैंक गारंटी भी नहीं ले पा रहा है या लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं ले पा रहा है सामने वाले एक्सपोर्टर से एडवांस की अगेंस्ट में, तो उसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से परमिशन लेनी पड़ेगी।
all payments towards advance remittances for import shall be subject to the specified condition, and AD banks are required to create outward remittance message for all such remittances in IDPMS and follow their extent IDPMS guidelines. तो उनको IDPMS गाइडलाइंस का बैंकों को फॉलो करना पड़ेगा. अब नेक्स्ट टॉपिक है एडवांस रेमिटेंस फॉर इंपोर्ट ऑफ रफ डायमंड्स. वो हम बाद में रखेंगे, इसके लिए सेपरेट वीडियो भी बन सकता है क्योंकि वो पूरा सेक्टर स्पेसिफिक हो गया. ये भी सेक्टर स्पेसिफिक है, एडवांस रेमिटेंस फॉर इंपोर्ट ऑफ हेलीकॉप्टर्स एंड अदर एविएशन परचेजेस. तो हम उसके बाद डायरेक्टली जो मुद्दा है उस पर आ जाते हैं. एयरक्राफ्ट वाले के बाद एडवांस रेमिटेंस फॉर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज. हाँ, अगर आपको कोई सर्विस इंपोर्ट करनी है और एडवांस दे सकते हो तो कैसे देना है वो यहाँ पे बताया गया हुआ है. एडी कैटेगरी 1 बैंक may allow advance remittance for import of services without any ceiling subject to the followings. कोई लिमिट नहीं है, लेकिन ये कंडीशंस है. क्या कंडीशंस है? वेयर द अमाउंट ऑफ एडवांस एक्सीड्स $5 lakhs or its equivalent, a guarantee from a bank or international repute situated outside India, or a guarantee from an AD category 1 banks in India if such a guarantee is situated, a guarantee is issued against the counter guarantee of a bank of international repute situated outside India should be obtained. अगर आप सर्विस इंपोर्ट करना चाहते हो जर्मनी से, ये जर्मनी है, ये इंडिया है, यहाँ से सर्विस प्रोवाइडर आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, उसके सामने आप $5 लाख से ज़्यादा सर्विस इंपोर्ट के लिए एडवांस पेमेंट दे रहे हो. आप क्या दे रहे हो? एडवांस दे रहे हो. तो जर्मनी का जो सर्विस प्रोवाइडर है वो आपके फेवर में क्या देगा? बैंक गारंटी देगा. वो भी कौन सी बैंक से? कोई ऐसे इंटरनेशनल बैंक जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में रेप्यूटेशन हो, या तो फिर इंडियन बैंक की देगा जिसके अगेंस्ट इंडियन बैंक और वो इंटरनेशनल रेप्यूटेशन वाले बैंक ने एक दूसरे के साथ काउंटर गारंटी का एग्रीमेंट किया हुआ है. ठीक है, तो आप $5 लाख से ज़्यादा सर्विस के लिए एडवांस विदाउट गारंटी नहीं ले सकते. अब गारंटी आपको ले, जो देखो हमेशा नॉर्मली जो इंपोर्टर होता है वो अगर पोस्टपेड माल खरीदता है यानी कि उधार पे खरीदता है तो वो बैंक गारंटी या लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करवाता है अपनी इंडियन बैंक से सेलर के फेवर में. लेकिन यहाँ पे सेलर एडवांस ले रहा है तो हमको डर है कि वो वो सर्विस नहीं देगा या माल नहीं देगा, तो हम उससे बैंक गारंटी या लेटर ऑफ क्रेडिट फॉर इंटरनेशनल रेप्यूटेशन वाले बैंक से मांगते हैं. इन केस ऑफ अ पब्लिक सेक्टर कंपनी और डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग ऑफ द गवर्नमेंट, अप्रूवल फ्रॉम द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर एडवांस रेमिटेंस फॉर इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट बैंक गारंटी एक्सीडिंग $1 लाख. जो हमारे लिए $5 लाख का लिमिटेशन है, $5 लाख का, उनको $1 लाख का लिमिट है. वो भी उनको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से परमिशन लेना पड़ेगा. एडी कैटेगरी 1 बैंक्स में बैंक शुड also follow up to ensure that the beneficiary of the advance remittance fulfill his obligation under the contract or agreement with the remitter in India. यानी कि बैंक भी ये तय करेगी कि आपने जो सर्विस के लिए एडवांस दिया है तो वो सर्विस आपको मिलनी चाहिए, फिर वो पैसे लेके भाग नहीं जाना चाहिए, या फिर वो सिर्फ आपने फ्रॉड ट्रांजेक्शन नहीं किया हुआ होना चाहिए. कई बार लोग फॉरेन में पैसा भेज देते किसी भी वजह से, ऐसा कुछ एडवांस का फालतू रीज़न दे के, तो उसके सामने सर्विस, अगर आपने सर्विस के अगेंस्ट में एडवांस दिया है तो सर्विस मिलनी चाहिए आपको. एडी कैटेगरी 1 बैंक्स शुड एंश्योर जनरेशन ऑफ ORMs एंड मार्किंग ऑफ इन द IDPMS एज पर एक्सटेंट IDPMS गाइडलाइंस. वो उनका अंदरूनी मामला है कि वो ORM आउटवर्ड रेमिटेंस मैसेज अपनी IDPMS सिस्टम में आउटवर्ड रेमिटेंस मैसेज का जनरेशन करेंगे. इंटरेस्ट ऑन इम्पोर्ट बिल, अगर आपने कुछ माल इंपोर्ट किया और फिर भी उसका पैसा नहीं दिया तो सामने वाला आपसे कुछ समय, आप समझ लो आपको 90 दिन की क्रेडिट दी है और 90 दिन के बाद भी अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो हो सकता है वो सामने वाला आपसे इंटरेस्ट मांगे, क्योंकि आपने लेट पेमेंट किया है और जो भी चीज़ पेमेंट देरी से किया जाता है उस पर इंटरेस्ट लग जाता है. तो एडी कैटेगरी 1 बैंक में अलाउ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन यूजान्स बिल or overdue interest on delayed payments for a period of less than 3 years from the date of shipment at the rate prescribed for trade credit from time to time. यानी कि आपके बिहाफ पे
आपकी बैंक आपके सप्लायर को जो चाइना में या जर्मनी में बैठा है उसको इंटरेस्ट भी पे कर सकती है, लेकिन वो इंटरेस्ट 3 साल से ज़्यादा का नहीं होगा शिपमेंट से डेट से, 3 years फ्रॉम डेट ऑफ शिपमेंट। In case of prepayment of Yuan's import bills, remittance may be made only after reducing the proportionate interest for the unexpired portion of Yuan's at the rate at which interest has been claimed or LIBOR of the currency in which the goods have been invoiced, whichever is applicable। यानी कि आपने उधारी पे माल लिया था खरीदा था, लेकिन उसके बाद आपने जल्दी पेमेंट कर दिया तो आपका जो प्रपोर्शनेट इंटरेस्ट है वो कम हो जाएगा, तो उतना कम पे करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट भी आपका जो बैंक है वो भी उतना कम ही पेमेंट आगे प्रोवाइड करेगी आपके सप्लायर को। वेयर द इंटरेस्ट इज नॉट सेपरेटली क्लेम्ड और एक्सप्रेसली इंडिकेटेड, रेमिटेंसीज मे बी अलाउड आफ्टर डिडक्टिंग द प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट फॉर द अनएक्सपायर्ड पोर्शन ऑफ यूजान्स और एट द प्रिवेलिंग लाइबर ऑफ द करेंसी ऑफ इनवॉइस। करेंसी ऑफ इनवॉइस का जो लाइबर लंदन इंटरबैंक का जो रेट होगा उस रेट का, समझ लो यूएस डॉलर है तो उसका जो लाइबर होगा उतना इंटरेस्ट कट के ही आपको आपके सप्लायर को पेमेंट मिलेगी, क्योंकि आपने प्री पेमेंट ऑफ यूजान्स बिल कर दिया। यूजान्स बिल कब इंपोर्ट बिल इश्यू किया जाता है? जब आप उधारी पे माल खरीदते हो लंबी क्रेडिट के लिए। इन केस ऑफ change in value due to one or two above the respective, AD bank should ensure proper remark indicator is entered in ORM, outward remittance message, a markup in IDPMS etc. as per extent IDPMS guidelines। फिर ये रिप्लेसमेंट इंपोर्ट्स है, आगे की बात करते हैं। आपने जो माल खरीदा था वो डैमेज आया या फिर लॉस्ट आ गया, फिर शॉर्ट पेमेंट शॉर्ट सप्लाई किया उसने, तो उसके लिए क्या होगा उसकी बात करें। वेयर गुड्स आर शॉर्ट सप्लाइड, आपने चाइना से माल मंगाया था 1 लाख किलोग्राम लेकिन आया 90,000 किलोग्राम, तो क्या करेंगे? या तो फिर डैमेज हुआ आया, शॉर्ट लैंडेड और लॉस्ट इन ट्रांजिट एंड द एक्सचेंज कंट्रोल कॉपी ऑफ द इम्पोर्ट लाइसेंस हैज ऑलरेडी बीन यूटिलाइज टू कवर द ओपनिंग ऑफ अ लेटर ऑफ क्रेडिट। ये कौन से इम्पोर्ट लाइसेंस की बात हो रही है? ईपीसीजी या एडवांस ऑथोराइजेशन, जिसके अगेंस्ट में आप विदाउट इम्पोर्ट ड्यूटी आप अपना मशीन इंपोर्ट करना चाहते हो तो ईपीसीजी यानी कैपिटल गुड्स, और रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना चाहते हो जिस रॉ मटेरियल में से आप फाइनल गुड्स फिनिश गुड्स बना के एक्सपोर्ट करोगे, या फिर ये मशीनरी यूज़ करके रॉ मटेरियल भले ही लोकल यूज़ करो लेकिन ये मशीनरी यूज़ करके आप दूसरा माल एक्सपोर्ट करोगे, ऐसा आपको लाइसेंस मिलता है जिसके तहत आपको इंपोर्ट ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ती है। तो क्या हुआ कि आपने जो माल मंगाया था वो शॉर्ट सप्लाई डैमेज हो गया, और तो क्या होगा कि लॉस्ट होने की वजह से वो लाइसेंस तो यूज़ नहीं हो पाया, एंड द एक्सचेंज कंट्रोल कॉपी ऑफ द इम्पोर्ट लाइसेंस हैज़ ऑलरेडी बीन यूटिलाइज टू कवर द ओपनिंग ऑफ अ लेटर of credit against the original goods which have been lost. The original endorsement to the extent of the value of the lost goods may be cancelled by the AD category 1 banks, and fresh remittance for replacement imports may be permitted without reference to RBI, provided the insurance claim relating to lost goods has been settled in favor of the इम्पोर्टर। आपने 1 लाख किलोग्राम एडवांस ऑथोराइजेशन के तहत माल मंगाया था, उसमें से $10,000 किलोग्राम माल क्या हो गया? डूब गया पानी में या संक हो गया। तो आपका जो एडवांस ऑथोराइजेशन था वो आपको 10,000 किलोग्राम के लिए दोबारा नहीं लेना पड़ेगा, वही एडवांस ऑथोराइजेशन लाइसेंस जो आपने 1 लाख किलोग्राम के लिए लिया था वो यूज़ हो जाएगा। लेकिन उसकी शर्त क्या है कि जो माल लॉस्ट हो गया था उसके लिए आपको, अगर आपने इंश्योरेंस लिया है तो आपके अकाउंट में इंश्योरेंस का क्लेम आ जाना चाहिए, आपके फेवर में वो क्लेम आ जाना चाहिए। इन शॉर्ट ये कहना क्या चाहते हैं, आपको एडवांस ऑथोराइजेशन या ईपीसीजी लाइसेंस दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने वो ईपीसीजी लाइसेंस की एक्सचेंज कॉपी है वो अपनी बैंक को दी है तो उसी ईपीसीजी लाइसेंस की एक्सचेंज कॉपी से आप दोबारा जो माल एक बार ख़राब हो गया वो दोबारा भी वही मशीन इंपोर्ट कर सकते हो। ओरिजिनल गुड क्योंकि वो तो लॉस्ट हो गए हैं तो फिर दोबारा आपको ईपीसीजी लेने की ज़रूरत नहीं है।